हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रेडियो एक्टिविटी। तो कुछ एटम्स होते हैं जो कि एबनॉर्मली एक्साइटेड होते हैं ऑलरेडी। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर अनस्टेबल न्यूक्लियस वो लोग पहले से ही एक्साइटेड होते हैं। मतलब कुछ एटम्स पहले से ही एक्साइटेड होते हैं बिकॉज ऑफ देयर अनस्टेबल न्यूक्लियस। तो उनको ना स्टेबिलिटी तक पहुंचना होता है, और स्टेबिलिटी तक पहुंचने के लिए न्यूक्लियस जो है स्पॉन्टेनियसली एमिट करता है पार्टिकल्स, और एनर्जी भी एमिट करता है, और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है इनटू अनदर एटम। और इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या रेडियो एक्टिव डिके। तो इस बात को बहुत ही ध्यान में रखना, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो एटम है इसको हम कहते हैं रेडियो न्यूक्लियाइड्स। कहते क्या है बच्चों? रेडियो न्यूक्लियाइड्स। कोई भी न्यूक्लियर अरेंजमेंट जो है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लाइड, और वो केवल वो न्यूक्लियाई जो रेडियो एक्टिव डीके को जाता है उसको हम लोग कहते हैं रेडियो न्यूक्लाइड्स। तो जो रेडियो एक्टिविटी है वो बेसिकली एक स्पॉन्टेनियस एमिशन है पार्टिकल्स का और एनर्जी का, ताकि वो स्टेबल हो सके। ठीक है, तो ये बात आपको कुछ ध्यान में रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम बात करेंगे रेडियो आइसोटोप्स की, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली रेडियो आइसोटोप्स के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जब कोई सा भी न्यूक्लियस, उसमें थोड़े से अगर थोड़े बहुत न्यूट्रॉन्स हैं, तो एटम जो है अपने आप को डिसइंटीग्रेट कर लेगा रेडियो एक्टिवली, है ना। अपने आप को तोड़ लेता है एटम। रेडियो एक्टिविटी के कारण वो अपने आप को तोड़ देता है एटम अपने आप को। ठीक है, क्योंकि या तो न्यूक्लियस के पास बहुत कम न्यूट्रॉन्स है या तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स है। तो इस वजह से ये एटम ऐसा करता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की वो क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कारण स्टेबल और प्रॉपर रेशियो बनता है। यानी बेसिकली जो n बाई पी रेशियो है वो डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी। तो इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगी मैं, कि जो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो जिसके पास होती है रेडियो एक्टिव आइसोटोप, या इसको कहते हैं हम लोग रेडियो आइसोटोप्स। तो ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होते हैं मशीन्स में, जैसे कि पार्टिकल एक्सेलरेटर और न्यूक्लियर रिएक्टर। ये दोनों जो है आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होता है इस मशीन के अंदर, पार्टिकल एक्सेलरेटर और न्यूक्लियर रिएक्टर। बहुत सारे रेडियो आइसोटोप्स बेरियम के डिस्कवर किए गए, और ज़्यादातर उसमें जो है वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस हुए। जो लिस्ट ऑफ आइसोटोप्स है वो हमारे पास है बेरियम 127, बेरियम 128, बेरियम 129, 130, 131, 132, 133 से लेके 140 तक। इतने सारे हमारे पास आर्टिफिशियल बेरियम आइसोटोप्स पाए जाते हैं, जो कि टोटल 9 है। ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली। सॉरी, 9 जो है वो बेसिकली मेन जो रेडियो आइसोटोप है बेरियम का वो 9 है। तो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस जो रेडियो आइसोटोप है उसको भी ढूंढा गया फॉर नियरली ऑल एलिमेंट्स, और कुछ एलिमेंट्स के पास नेचुरली अकरिंग रेडियो आइसोटोप भी होते हैं। बेसिकली दो प्राइमरी सोर्स है नेचुरली अकरिंग रेडियो आइसोटोप का। कुछ ओरिजिनेट होते हैं एट द टाइम ऑफ अर्थ फॉर्मेशन, और वो अभी भी धीरे धीरे डिके कर रहा है स्लोली। एन एग्जाम्पल इज यूरेनियम which ultimately decays to radium।
ठीक है, यहाँ तक आपको बात को ध्यान में रखनी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। Others such as C14 are continuously produced in the upper atmosphere through the action of cosmic radiation. रेडियो आइसोटोप जो है वो अपने आप को तोड़ के स्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है बहुत तरीके से, लेकिन जो दो इमिशन है जैसे बीटा इमिशन एंड अल्फा इमिशन वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो रेडियो एक्टिव डिके है दैट इज बाय पॉजिट्रॉन इमिशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर सम न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग। बीटा इमिशन के समय पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिएट होगा और न्यूक्लियस and then in the nucleus is ejected from the nucleus with considerable kinetic energy escapes from the atom. The result is the loss of a small quantity of mass and one unit of negative charge from the nucleus. मतलब बीटा इमिशन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन बनेगा न्यूक्लियस के अंदर वो इजेक्ट होगा न्यूक्लियस से एक कंसिडरेबल काइनेटिक एनर्जी के साथ और एटम को वो छोड़ के चला जाएगा। रिजल्टेंट क्या होगा? देयर विल बी लॉस ऑफ क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मास एंड वन यूनिट ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम द न्यूक्लियस। और जो न्यूट्रॉन है उसका कन्वर्जन होगा प्रोटॉन में, मतलब न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, और कुछ मास जो है न्यूक्लियस का वो कम हो जाएगा। जो रिजल्ट है बीटा एमिशन का देयरफॉर इज टू इंक्रीज द एटॉमिक नंबर बाय 1, क्योंकि प्रोटॉन तो बढ़ गया ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो चूंकि प्रोटॉन बढ़ चुका है तो इसका एटॉमिक नंबर भी बढ़ जाएगा। वाइल द एटॉमिक मास नंबर रिमेन्स द सेम, क्योंकि प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन होती है ना ऑलमोस्ट इसकी मास, तो इसीलिए मास नंबर कांस्टेंट रहेगा। जो न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो रिजल्ट करता है इन द चेंजिंग ऑफ एन एटम फ्रॉम वन टाइप ऑफ एलिमेंट टू अनदर। जो न्यूक्लियस का जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो न्यूक्लियस का जो बदलाव होता है वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ चेंजिंग ऑफ एन एटम फ्रॉम वन टाइप ऑफ एलिमेंट टू अनदर। ठीक है, अब हम लोग ना इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक है दैट इज अल्फा इमिशन। तो रेडियो एक्टिव डिके बाय अल्फा इमिशन पे बात करेंगे। ये ज़्यादा वॉयलेंट प्रोसेस है। जो अल्फा पार्टिकल है उसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं जो कि एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। उसका एटॉमिक मास नंबर है 4 और एक न्यूक्लियस को एक जो है एक्सट्रीमली अनस्टेबल होना पड़ेगा टू एमिट अल्फा पार्टिकल, और जब वो करेगा तो ये लूज करेगा 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट ऑफ मास। जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सिग्निफिकेंट है और जो रिजल्टिंग एटम बनेगा वो ना कि केवल केमिकली डिफरेंट बट ऑल्सो लाइट हो जाएगा बाय 4 AMU। तो इन बातों को ध्यान में रखनी है। रेडियो एक्टिव डिके जो है वो रिजल्ट करेगा इन एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड यूजुअली गामा रेज। बीटा emission occur much more frequently than alpha emission. Virtually all radioisotopes are capable of transformation by beta emission. केवल रेडियो हेवी जो रेडियो आइसोटोप होते हैं वो कैपेबल होता है अल्फा इमिशन के लिए। ठीक है, कुछ रेडियो आइसोटोप्स जो है वो प्योर बीटा इमिटर्स होते हैं या प्योर अल्फा इमिटर्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो गामा रे इमिट करते हैं साइमल्टेनियसली विद द पार्टिकल इमिशन। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है आपको। अब हम लोग आगे एक क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे बेरियम 139 के बारे में। ये एक रेडियो आइसोटोप है जो कि डिके करता है बाय बीटा एमिशन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए एंड जेड फॉर द एटम दैट रिजल्ट्स फ्रॉम दिस एमिशन? सो बेसिकली जो बीटा एमिशन होता है उसमें एक न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है
और एक बीटा पार्टिकल निकलता है, ठीक है। तो यू कैन सी हियर मास नंबर तो सेम रह जाएगा लेकिन एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाएगा, और लेंथेनम इज द एलिमेंट जो कि यहाँ पे बनेगा एज अ रिजल्ट ऑफ बीटा डिके। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग बीटा के बारे में एग्जैक्टली होता क्या एटम में वो हम लोग देख रहे हैं। सो आयोडीन 131 डिके करता है जीनोन 131 में, और उसके साथ एक बीटा पार्टिकल निकलता है जिसकी चार्ज होती है -1, और जो मास होता है वो सिग्निफिकेंटली नील होता है, तो ज़ीरो हम लोग लिखिए। और एक न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट कर गया और एक बीटा नेगेटिव निकला, और इसकी हाफ लाइफ होती है 8 डेज। ये बात ध्यान में रखना, यानी आयोडीन 131 की जो हाफ लाइफ होती है वो होती है 8 डेज। यहाँ तक हमने बात कर ली, आगे बढ़ते हैं। रेडियम 22688 टी हाफ जो है 16, इसकी जो हाफ लाइफ है वो है कितनी, 1620 साल। तो यहाँ पे आप अल्फा पार्टिकल निकाल रहे हो तो मास नंबर 4 से कम कर दो और एटॉमिक नंबर 2 से कम कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास आता है रेडॉन 22286। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमें पढ़ना है रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू। कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना, एंड स्टे ट्यून्ड।